नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। पूरे शहर का फेर-फटका मारकर हम तीनों आपके सामने पुनः हाजिर है। अमरावती शहर में आज जिधर-उधर वोटर्स ही वोटर्स दिख रहे थे। कई जगह जो होलसेल वाले थे, जिनकी एसोसिएशन बनी, उन्होंने मार्केट भी बंद रखा आज मतदान के कारण। तो वहीं पर कई जगह वोटिंग प्रतिशत कम रहा। कुल मिलाकर अमरावती का अब तक मिली जानकारी के अनुसार 56.60% वोटिंग हुआ। कुछ आधा परसेंट और बढ़ने की संभावना हो सकती है, लेकिन करीब-करीब ये आंकड़ा फाइनल है। वहीं बडनेरा में अभी तक 57% की बात चल रही है। हमारे यहाँ अभी 53%। ये 5 बजे तक का 6 बजे तक का 5 बजे तक आंकड़ा, 6 बजे तक के आंकड़े आने के हैं। अचलपुर में 72.14 वोटिंग हुआ है। बाकी जगह के आंकड़े अभी अपडेट होना बाकी। कई जगह अभी भी वोटिंग चल रहा है। कुल मिलाकर सबसे ज्यादा अमरावती जिले में यदि वोटिंग करें तो इस बार रिकॉर्ड ब्रेक अचलपुर में 72.14। मेरे साथ में संजय मापले और परिमल खाबिया है, जहां हम तीनों आज ग्राउंड में जाकर एक्चुअली क्या हो रहा था वह देखें। क्योंकि हर बार किसी न किसी के हमारे जो स्ट्रेंजर रहते हैं, रिपोर्टर्स रहते हैं, उनकी रिपोर्ट्स आती है कि किधर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। आज हम गए, भीड़ देखी, कहीं पे पूरा खाली भी देखा। जहाँ पर शाम के समय 4 बजे के समय भीड़ होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, वहाँ पे हमने देखा कि बहुत सुनसान, यानी सुनसान तो कह सकते हैं कि कम वोटिंग हुआ है। कुल मिला के यदि अमरावती की बात करें तो 56.60 टोटल प्रतिशत है, और वहीं मुस्लिम बहुल इलाके में 62 से 63% वोट होने की खबर आ रही है। पांचों आठों मतदार संघ की हम चर्चा करेंगे। किस प्रकार कहाँ पे वोटिंग रहा, लोगों का सोचना कैसा रहा, और हमने जो लोगों का सर्वे किया उसके अनुसार अमरावती में जो सीट अमरावती जिले में जो सीट की जब संभावना दिख रही है, हमारे रिपोर्टर के अनुसार बीजेपी की अमरावती जिले में 3 सीट आ रही है, अपक्ष की 2 सीट आ रही है। एक सीट पर राष्ट्रवादी आने की कोशिश में है। वहीं उबाटा की 1 सीट आ रही है, तो कांग्रेस की 1 से 2 सीटें आ रही है। यदि 2 सीटें कांग्रेस की आती है तो एक राष्ट्रवादी की कम होने की संभावना है। वहीं बीजेपी के 3 स्पष्ट आने के संकेत मिल रहे हैं। एक जगह थोड़ी सी 19-20 चल रही है, लेकिन वहां पे अपक्ष का बोलबाला ज्यादा दिख रहा है। यानी इसमें 2 सीट यूती की और 3 बीजेपी की, ऐसे 5 सीटें उनकी, और 2 अपक्ष, यानी वो एक यूती में है अपक्ष भी, और एक अपक्ष पूरी तरह से अपक्ष है। राष्ट्रवादी एक आने की संभावना, क्योंकि सट्टा बाजार की नजर में देखा जाए तो राष्ट्रवादी की और कांग्रेस की बराबरी की टक्कर चल रही है। जहां तक कल कांग्रेस आगे चल रही थी, अब बराबरी की टक्कर आगे। वोटों का जो समीकरण है वो वोट पहले दिन रात को, दूसरे दिन वोट देते देते बदल गया है। पूरे महाराष्ट्र की बात करते हैं तो हमारे जो सूत्र है, उन्होंने 140 से 42 सीट महायुति की बताई है, और महाविकास आघाड़ी की 120-22 सीट है, और अन्य 22 से 28 सीटें आने की संभावना है। ये हमारे सोर्स है। हमारे साथ में संजय जी मापले, इनके सोर्स अलग है। परिमल खाबिया, इनके सोर्स अलग है। हम तीनों अपने अपने सोर्स में कहाँ अमरावती में सीटें आ सकते हैं, संजय जी बताएंगे, और साथ में परिमल बताएंगे कि महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से सीटें आ रही सभी, और बाकी भी एग्जिट पोल जिन्होंने लिए, सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। वोटिंग प्रतिशत अभी भी कई जगह काउंटिंग चल रही है, कई वोटिंग जगह चल रही है पूरी। वोटिंग चल रही है, और पूरा जो ईवीएम है अभी पैक होने का, पूरा होने के बाद में जो आपको यहाँ पे आंकड़े दिखाई दे रहे हैं वह बदलने की संभावना है। संजय जी, जिस प्रकार से कल तक हम पूरा का पूरा एक खाका देख रहे थे पूरे चुनाव का, बहुत सारी चीजें तो उसी समीकरण से हमको जाते हुए दिखी। क्योंकि आज भी देखिए कि मतदाता संभ्रम में था। पहले लगता था कि इसको वोट देना है, घर से निकलते थे। यहाँ तो घर से निकलते-निकलते रास्ते में यदि 2 लोग मिलके किसी को समझाते हैं, तो जाते-जाते वोट बदलते हुए हमने देखा है। आज प्रैक्टिकल, हमने घर से किसी और पार्टी को लेने निकले थे, कुछ लोगों ने समझाया तो वोट बदल गए। कई लोगों ने पैसों की लेन-देन में वोट दिया है, तो कई लोगों ने सामाजिक समीकरण में, तो कई लोगों ने आवश्यकता अनुसार, और कई लोग ऐसे देते कि मुझे जाके अपना कर्तव्य निभाना है,
वो फिर किसको देते नहीं देते, वो वोट बड़ी चुप्पी में रहते, उनके कारण कई बार कैलकुलेशन नहीं निकल पाता। जो सामाजिक समीकरण के वोट है, जहाँ पैसे से व्यवहार होता है, जहाँ किसी आवश्यकता से व्यवहार होता है, किसी व्यक्ति को देख के वहाँ सारा कैलकुलेशन रहता है। लेकिन ऐसे जो कहीं चर्चा नहीं करते कि मेरा कर्तव्य जाके निभा देना, ऐसे वोट पूरे के पूरे मतदान को एक नया मोड़ देते हैं, नई दिशा देते हैं। सबसे ज़्यादा मतदान आज अचलपुर में हुआ 72.14 यहाँ पे दिख रहा है। क्या लगता है संजय जी, अभी वोटिंग करते हुए आपका अनुमान क्या है? अमरावती जिले में किस प्रकार सीटें आएँगी? क्या आपको मैं जो कह रहा हूँ बीजेपी 3, अपक्ष 2, राष्ट्रवादी 1, उबाटा 1, कांग्रेस 1, राष्ट्रवादी और कांग्रेस में 1 का प्लस माइनस हो सकता है, क्या लगता है? नमस्कार. आज खऱ्या अर्थानं 5 तारखेपासून जेव्हा निवडणुकीचा आपला प्रचार सुरू झाला होता, तो 18 तारखेला संपला आणि ज्याची प्रतीक्षा, ज्या उत्सवाची प्रतीक्षा सगळ्यांना होती, तो आज उत्सव आटोपला. काही ठिकाणी यावेळेस 6 वाजता 6 वाजेच्या आतपर्यंत जे लोक मतदानाच्या केंद्रावर गेले, त्यांचं व्होटिंग सुद्धा काही ठिकाणी सुरू आहे. परंतु एकंदरीत आपण अमरावती जिल्ह्याचं आपण जर चित्र बघितलं, तर हा शेवटी अंदाज आहे. आणि 23 तारखेला सर्वच पोझिशन, सर्व परिस्थिती आपल्यासमोर येईलच. परंतु एक अंदाज आपल्यासमोर ठेवला आहे, की म्हणजे चंदू भैयानं पण सांगितलं, की जे अंदाज म्हणजे सट्टा बाजारचा अंदाज असेल, मतदानाचा अंदाज असेल, अ, पक्षाच्या जोडलेल्या विचारधारेच्या सगळ्या ज्या जनतेचा आणि मतदारांचा विचार असेल, त्या अनुषंगाने खऱ्या अर्थानं अमरावतीचं मतदान हे 65% होणं अपेक्षित होतं. पण आपण पाहिलं, की अमरावती जिल्ह्यामध्ये सर्वात जास्त मतदान हे अचलपूर मतदारसंघाचं झालेलं आहे. आणि अचलपूर मतदारसंघ हा राज्यातला सगळ्यात हॉट मतदारसंघ. मी त्याच्याकरता म्हणेल, की त्या ठिकाणी असलेले विद्यमान आमदार बच्चू कडू यांची सगळी म्हणजे उद्धव ठाकरे साहेब जेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते, तेव्हा ते मंत्रिमंडळामध्ये राज्यमंत्री होते. त्याच्यानंतर त्यांनी मग पुन्हा शिंदे गटामध्ये प्रवेश घेतला. शिंदे गटामध्ये प्रवेश घेतल्यानंतर पुन्हा तिथून बाहेर निघाले. तिथून बाहेर निघाल्यानंतर मग त्यांनी बहुजन आघाडी त्यांनी स्थापन केली. म्हणजे असं महाराष्ट्र राज्याच्या राजकारणाच्या चर्चेत राहिलेलं व्यक्तिमत्व बच्चूभाऊ कडू आहे. आणि त्यांच्या अगेन्स्टमध्ये त्या ठिकाणी दोन पक्ष, दोन्ही राष्ट्रीय पक्षाचे उमेदवार त्या ठिकाणी उभे आहे. भारतीय जनता पार्टीतर्फे त्या ठिकाणी प्रवीण तायडे असेल, अमरावतीमध्ये इकडे बबलू देशमुख असेल. तर एकंदरीत आपण जिल्ह्याचं असं एकंदरीत आपण चित्र पाहिलं तर सध्याच्या परिस्थितीमध्ये जे एक्झिट पोल आपल्याला राज्याचे सुद्धा जे आपल्याला एक्झिट पोल आलेले आहे, काही एक्झिट पोलने आपल्याला ज्याप्रमाणे आपल्याला एक्झिट पोलमध्ये सांगितलं, की काही-काही ठिकाणी महायुतीची सरकार बनेल असं सुद्धा आपण एक्झिट पोल पाहिलेले आहे. काही ठिकाणी एक्झिट पोलमध्ये आपल्याला असं दिसतंय, की महाविकास आघाडी सुद्धा आघाडीवर असं आपल्याला दिसतंय. हे जरी सगळे अंदाज असेल, तरी अमरावती शहरामध्ये जेव्हा आम्ही खऱ्या अर्थाने फेरफटका मारला, पण अमरावती जिल्ह्यामधलं आजचं जे चित्र आहे, ते आजचं चित्र आपल्याला अस्पष्ट असं म्हणावं लागेल. कारण की कशा-कशा पद्धतीनं एरिया वाईज मतदारांचं डिव्हायडेशन झालं. जी विभागणी झाली मतदारांची, ती हिंदू मतांची असेल, ती मुस्लिम बांधवांची असेल, ती आमच्या एस-सी बांधवांची असेल, व्यापारी वर्गांची असेल. त्या ठिकाणी कशा-कशा पद्धतीनं खऱ्या अर्थानं मताची विभागणी झाली आणि मताच्या विभागणीनुसार जो उमेदवार जास्त विभागणीमध्ये जास्त फरकाने त्याला मतदान मिळेल, तो खऱ्या अर्थानं अमरावतीमध्ये तो खऱ्या अर्थानं उमेदवार या ठिकाणी निवडून यायचे चान्सेस आपल्याला जास्त पाहायला मिळेल. आपण मी पाहिलं की या सगळ्या या निवडणुकीच्या धामधुमीमध्ये अमरावती शहरामध्ये, अमरावती विधानसभेमध्ये कुठल्या मोठ्या नेत्यांची सभा सुद्धा आपण खऱ्या अर्थानं पाहिलेली नाहीये. म्हणजे तिन्ही जे उमेदवार, खऱ्या अर्थानं 3 उमेदवार. एक अमीन पटेल नावाचे जे आपले उमेदवार आपण पाहिले की त्यांच्याकरता आझाद पार्टीचे आपण या ठिकाणी खासदार आले होते आणि त्यांनी सुद्धा या ठिकाणी मोठी सभा घेतली. मुस्लिम लीगची सुद्धा या ठिकाणी मोठी सभा घेतली. जेव्हा आम्ही या सगळ्या सूर मतदारांमध्ये आणि पूर्ण विभागामध्ये, केंद्रामध्ये जाऊन आपण पाहिलं, तर अ, जनता, मतदार काही सांगायला तयार नाही. हे आपल्याला खऱ्या अर्थानं आपले जे अंदाज आहे, आपले अंदाज आपल्याला खऱ्या अर्थानं बांधायचे आहे. परंतु एकंदरीत अमरावती शहराचं आपण चित्र पाहिलं, तर मताची जी विभागणी आहे, जी मताची विभागणी या वेळी खूप मोठ्या प्रमाणावर झालेली आहे. आपण 2019 सुद्धा आपण निवडणूक पाहिली, की 2019 मध्ये सुलभाताई या पंजाब म्हणजे काँग्रेसकडनं उभ्या होत्या आणि सुनील देशमुख हे भारतीय जनता पार्टीकडनं उभे होते. आपण तेव्हाचं चित्र पाहिलं आणि तेव्हा खऱ्या अर्थानं
82,000पेक्षा अधिक जास्त मतं सुलभाताईंना मिळाले होते आणि 67,000पेक्षा जास्त मतं त्यावेळेस सुनील देशमुखांना मिळाले होते आणि 16,000 त्यावेळेस सुलभाताई खोटे खऱ्या अर्थाने विजय झाला होता. आणि त्या विजयी झाल्यानंतर आता या 2024च्या निवडणुकीमध्ये आपण बिलकुल उलटं बघितलं, की सुनील देशमुख पंजा चिन्हावर निवडणूक लढवली आणि सुरुवातीला महायुतीच्या उमेदवार म्हणून खऱ्या अर्थाने निवडणूक लढवली. त्याच्यामुळे आज जरी चित्र खऱ्या अर्थानं अस्पष्ट असेल, तरी मतदाराचं जे डिव्हायडेशन झालेलं आहे, जी विभागणी झालेली आहे आणि जी परंपरागत मतदान काँग्रेस पक्षाचं राहिलेलं आहे, त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण विभागणी होताना पाहिलेलं आहे. त्याच्यामुळे मताच्या विभागणीमध्ये सध्या कोण बाजी मारेल हे आज जरी स्पष्ट होत नसेल, तरी उद्या लोकांचा जनतेचा सूर असेल, अ, परवा सूर असेल किंवा आता शनिवारी सगळे रिझल्ट आपल्या समोर येतीलच आणि त्या अनुषंगाने खऱ्या अर्थाने आपल्याला 23 तारखेची आपल्याला वाट पाहावी लागेल. पण जे सिटीनं जो या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने सर्व्हे केलेला आहे, त्या सर्व्हेमध्ये त्यांनी 2 अपक्ष दाखवले. 2 अपक्ष म्हणजे एक बडनेरा आणि अचलपूर मध्ये त्यांनी अपक्षाची घोळवळ दाखवली आहे. तर अमरावतीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणजे महायुतीच्या सुलभाताई खोडकेंची आघाडीची त्यांनी या ठिकाणी घोळवळ दाखवली आहे. दर्यापूरमध्ये गजानन लेवटे, मोर्शी, धामणगाव आणि मेळघाटामध्ये खऱ्या अर्थानं केवलराम काळे, त्याच्यानंतर यावलकर आणि प्रताप अडसड ही जे घोडदौड चित्र आज जरी असेल, तरी खऱ्या अर्थानं हा आपला अंदाज आहे. पण ह्या सगळे अंदाज आपण हरियाणाच्या निवडणुकीमध्ये आपण पाहिलं, की सगळ्या एक्झिट पोलनं काँग्रेसला 55 ते 65 जागा मिळतील असा अंदाज बांधला होता. तो एकदम अर्ध्यावर आला आणि 31 जागेवर काँग्रेसला खऱ्या अर्थानं हरियाणामध्ये थांबवायला लावलं. त्याच्यामुळे एक्झिट पोलमध्ये जे कुठले अभ्यासक आणि राजकीय क्षेत्रातली मातब्बर पत्रकार मंडळी असेल, एनालिसिस जे लोकं करतात, त्या एक्झिट पोल आपण लोकसभेमध्ये सुद्धा आपण पाहिलेलं आहे, की लोकसभेमध्ये सुद्धा 325च्या वर भारतीय जनता पार्टीला उमेदवार निवडून दाखवलं होतं. पण 240 पर्यंतच केंद्रामध्ये सुद्धा भारतीय जनता पार्टीला थांबावं लागलं आणि खऱ्या अर्थानं त्या ठिकाणी केंद्रामध्ये सत्ता बसवताना 2 पक्षाची त्यांना घ्यावं लागलं. त्याच्यामध्ये एक्झिट पोल आणि अंदाज हे कितीवर खरे ठरते, हे तर आपल्याला 23 तारखेला खऱ्या अर्थानं माहीत होईल. पण जो सिटी न्यूजने जो सर्व्हे त्यांच्या सगळ्या त्या ज्या विविध भागांमध्ये, विविध विभागांमध्ये, विविध तालुक्यांमध्ये जे सिटी न्यूजचे पत्रकार असतील, त्यांनी खऱ्या तो सर्व्हे केलेला आहे. सर्व्हेमध्ये त्यांनी ते चित्र या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं स्पष्ट केलेलं आहे. परिमल जी, जिस प्रकार से हमने बताया अभी कि आपको हमारी जो सर्वे की टीम है, टीम वर्क करती है साथ में, आज दिन भर उनसे चर्चा चलती रही। कल तक कई लोगों के रुझान अलग थे, लेकिन आज जब वोटिंग में वो कन्वर्ट है तो उसके रुझान थोड़े से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी की 3 सीट, अपक्ष 2, राष्ट्रवादी 1 प्लस माइनस और उभाटा की 1 और कांग्रेस की 1 प्लस 1, ऐसे 2 सीटें आने की संभावना यहाँ पे दिख रही है। ये सारे जो हम कहते थे, ये लोगों से चर्चा करके एक अंदाज हमारा निकलता है, क्योंकि हर बार हो सकता है कि अंदाज कभी सही, लेकिन एक पूरा जो रुझान चलता है, उस रुझान के आधार पर हम लोग ये सारा का सारा कैलकुलेशन करते हैं। लोकसभा के समय भी हमने जातिगत समीकरण और विधानसभा के अनुसार समीकरण किया था और सटीक विश्लेषण आपको दिया था कि नवनीत राणा को कितने वोट मिले। हमने 5,07,000 वोट बताए थे और 5,22,000 वोट बलवंत वानखड़े को बताए थे। परिमल खाबिया और संजय मापले उस समय भी हमारे साथ में थे और आपने सबने देखा कि जब बारी आई थी सारे एग्जिट पोल बताने की, अपने आंकड़े बताने की, और बहुत सटीक विश्लेषण, क्योंकि हमारी जो टीम होती है कहीं पर भी किसी पार्टी से इन्फ्लुएंस वाली नहीं होती है। ना ही ये लोग हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, ये बाहर की टीम होती है जो हम लोग जो सही जानकारी देते, उसके आधार पर हमें आज का जो सर्वे हो सकता, अभी पूरे सब जगह के आंकड़े आने के हैं। अभी तक का पूरा जो वोटिंग है, कई जगह अभी भी वोटिंग चल रही है। इससे जो आप ये स्क्रीन पे आंकड़े दिख रहे हैं, ये फाइनल आंकड़े नहीं है। कई जगह त्यूसा में भी यहाँ पे हमको 53% दिख रहा है, लेकिन वहां से खबर आ रही कि 65%, 60 से 65% के आसपास वोट। जैसे ही प्रतिशत बढ़ता है तो ये यहाँ पे सारी की सारी संभावनाएं बदल जाती, क्योंकि जब प्रतिशत बढ़ता है कहीं भी किसी भी जगह के, तो आम तौर पर
यह बताया जाता है, यह माना जाता है कि यह जो प्रस्तावित है उसके खिलाफ में प्रतिशत बढ़ता है। लोग उसको उसके खिलाफ में वोट करते हैं, जोश में वोट करते हैं, लोग खुद होके घर से वोट निकलते हैं। जहाँ प्रस्तावित के साथ में करना है तो 55 से 60% क्योंकि ये एक बहुत लॉजिकल है कि मैंने वोट देने क्यों जाना? नहीं, नहीं मुझे तो वोट देने जाना ही है क्योंकि मुझे ऐसा करना है मेरे वोट से क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे वोट से क्या फ़र्क पड़ता है? आना तो उसने ही ये लोग जो सोचते हैं वहाँ जो प्रस्थापित रहता है एग्जिस्टिंग जो उम्मीदवार रहता है, आमदार रहता है, उसके पक्ष में जाता है। लेकिन जैसे-जैसे प्रतिशत बढ़ते जाता है, वैसे-वैसे जो एग्जिस्टिंग आमदार है, उसके लिए खतरा बढ़ते जाता है। परिमल जी, क्या हम जो थ्योरी पे चलते हैं वोटर्स के परसेंटेज पे निकालने का, क्या लगता है आपको कि कितना हम सही जा सकते हैं उसमें? देखिए, ये लगभग-लगभग यह 100 में से 80 बार सही जाता है। जी, क्योंकि हमेशा ज़्यादा जब भी वोट किसी को होता है या किसी तो भी परिवर्तन के हाँ, लिए होता है, वो हमारा ऐसा परिवर्तन मानना है हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि और ये लोगों का स्वभाव भी ऐसा है। देखिए पिछले चुनाव को अगर हम देखें हम एक लंबा चुनाव का इतिहास देखें, तो ये बिल्कुल सही बात है। कहीं-कहीं इसमें वो अपवाद स्वरूप होता है। अपवाद स्वरूप क्या है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा कहा जाता है कि जहाँ वोट ज़्यादा होते हैं, भारतीय जनता पार्टी को वहाँ फ़ायदा मिलता है। यदि हम बात करें अमरावती के आठों की, अगर हम अमरावती के आठों सीटों की बात करें, अमरावती में से 56.50 लगभग वो मुझे लगता है 57-58 फाइनल में मुझे लगता है ये आंकड़ा आएगा 57 से 58%। तो ये हाँ, जो लोकसभा की भी बात करें तो हाँ, अमरावती में लोकसभा में 57.47% वोट हुआ था, यानी 1,99,249 जबकि अभी लेकिन 3,74,000 वोट अभी फिलहाल है, वोट बढ़े हुए हैं। यदि वो आंकड़ा कायम रहता 57% का तो 2,13,000 के आसपास यानी करीब 14,000 वोट वापस इस बार बढ़ सकते। ये 14,000 वोट लोकसभा से अब तक जो बढ़े हुए हैं, ये किसके क्या ये परिवर्तन के लिए है या प्रस्तावितों के लिए? इसमें भी चर्चा होनी बाकी है क्योंकि चूँकि यहाँ पे जो लड़त है, यहाँ पे सुलभाताई खोड़के, उसके बाद में सुनील देशमुख, जगदीश गुप्ता, अलीम पटेल, ये मुख्य रूप से मुख्य प्रवाह के लोग हैं जो जगदीश गुप्ता और अलीम पटेल दोनों मुख्य धारा के जो उम्मीदवार हैं, उनको प्रभावित करें और कौन कितना प्रभावित करता है, ये अब निश्चित रूप से 23 तारीख को मिलेगा। आज तो हम मात्र अनुमान लगा सकते हैं। आप बात कर रहे थे वोटिंग परसेंटेज की। देखिए जो वोटिंग परसेंटेज हुआ अगर हम आठों सीटों की हम अगर करें कि हम एक अनुमानित तौर पर बात करें तो देखिए 56 लगभग 57-58% वोट हो जाएगा अमरावती के लिए। तो ये अगर 60% 56-50 करीब-करीब तो अमरावती अब में मुझे बहुत जगह लगता है वोटिंग हो गया, जो अमरावती के लगभग करीब-करीब और 1 आध हाँ, परसेंट हाँ, उससे बस-बस। कम ज़्यादा ही हो गया, आधा परसेंट बढ़ेगा, 1% बढ़ेगा लोकसभा उससे। की स्थिति कायम रह सकती है। हाँ, लेकिन देखिए जो एक 13 से 15,000 वोटों का डिफरेंस आएगा बढ़े जो अगर जी। हम देखें 13 से 15,000 वोट जो बढ़े, ये देखना होगा कि कहाँ जाते हैं। लेकिन जब भी अगर 60% से प्रतिशत से कम वोट होते हैं, तो जो वहाँ के निवर्तमान विधायक है, ये उसके लिए कभी भी पॉजिटिव होता है, प्लस पॉइंट होता है। जी, वही हम बडनेरा की बात करें, बडनेरा भी लगभग 57-58% के आसपास वोटिंग होती है। जी। और जिस तरीके से वहाँ के कैलकुलेशन थे, ये रवि राणा के लिए बहुत ही एक ईज़ी हम कह सकते हैं कि जो अभी दिखाई दे रही है कि बड़ा एक ईज़ी टाइप की विन-विन सिचुएशन है उनके लिए। क्योंकि उनके खिलाफ जो सुनील खराटे मविवा से थे, यानी उबाटा से थे, उन्होंने अगर हम पूरे थ्रू आउट हमने इलेक्शन कैंपेनिंग बात की, उन्होंने वो दम नहीं लगाया। अगर हम बात करें कि बहुत अच्छे से दम उन्होंने नहीं लगाया। तीसरी हम बात करें अचलपुर की। अचलपुर में बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन अचलपुर में जो 72 या 73% का वोटिंग हो जा रहा है, तो ये कभी भी खतरा रहेगा जो वहाँ के मौजूदा विधायक है, ये उनके लिए विधायक है हमेशा लेकिन वोट वहाँ पे जो विधायक है उसके साथ में वोट का बँटवारा हो रहा है। कल तक जो जिस उम्मीदवार को डमी कैंडिडेट के नाम से कहा जा रहा था, मैं बात कर रहा हूँ तायडे की तायडे जो की। बीजेपी से सीट मिली, उस समय पूरे तरफ डमी कैंडिडेट, डमी कैंडिडेट, डमी कैंडिडेट करके हुआ था और उसके लिए योगी जी की सभा भी लगाई और सभा के देखिए, बाद में देखा कि हमने वहाँ पे एक हिंदुत्व का मुद्दा बड़ा मैं वही कह रहा ताकत हूँ, से चला है पूरा का आप पूरा। समझिए एक मैं उसमें इसलिए कह रहा हूँ कि वो सीट उनके लिए क्यों तकलीफदायक है वो समझना हमें होगा कि इसमें मुझे लगता है बीजेपी का बहुत फायदा नहीं हो रहा है कि बीजेपी, लेकिन इसमें जो कांग्रेस के है बबलू देशमुख उनको सीधा फायदा होता है क्योंकि हिंदुओं के वोट जो जिस तरीके से डिवाइड है, एक माना जाता है कि हिंदू प्रभाग और यानी हमेशा से जो देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में या अचलपुर की हम बात करें, अचलपुर में एक तरीके से कांग्रेस को वोट देना माना जाता है कि हिंदू विरोधी वोट देना, यानी वो उस तरीके की एक मानसिकता बनी हुई है। और अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से वहां पर जितना भी वोट हुआ है, लेकिन
ये मुझे लगता है कि बच्चू बच्चू से ज्यादा बबलू के लिए लाभदायक है, जो 72% वोट है। अगर हम अचलपुर की तिवसा की बात करें, तिवसा में जो 65% के आसपास वोट हुआ है, होने की संभावना है अभी। 65.21 जो अभी हमारा हाँ हमारे पास अभी नए आंकड़े आ गए, तो ये खतरा है यशोमती के लिए, जी। क्योंकि 60% से अगर ज्यादा हो जाता है 55 तो जो प्रस्ताव आम तो प्रस्तावित के लिए, और जो देखा जा रहा था कि उनके प्रति लोगों में, उनके खासकर कांग्रेस में गुस्सा था, चाहे वो वोट में दिख रहा हो या फिर भाई किसी और में, पर वो दिखाई देता। दरियापुर में बड़ा इंटरेस्टिंग है 61.90, क्योंकि वहां के जो मौजूदा विधायक है वो सांसद बन चुके हैं। तो वहां पर जो लड़ाई थी, ये ऐसा लग रहा था एक समय कि कैप्टन हरसुड़ के लिए बहुत इजी चले जाएगा, बहुत पिछली इजी बार तरीके भी से। यदि दरियापुर की हम विधानसभा की स्थिति देखें तो 51% वोट लिया था बलवंत वानखड़े ने कांग्रेस से, जो अभी सीट वहां पे उबाटा को चलेगी। बहुत बार इसकी चर्चा हुई कि कांग्रेस ने जब 51% वोट लिया तो ये सीट उबाटा के पास क्यों गई। तो उबाटा के यानी महाविकास आघाड़ी के पास में यह सीट है, और 95% यानी 51% वोट पिछली बार था। रमेश बुंदेले पिछली बार भी खड़े थे भाजपा से, अभी रमेश बुंदेले खड़े हैं युवा स्वाभिमान से। वहीं सीमा साबड़े एक अपक्ष रूप से, क्योंकि इनको बताए थे टिकट देंगे, लेकिन बाद में इन्होंने अपक्ष करके, ये भी भाजपा की थी वहां पे, तो भाजपा की ये, और 65 और 18 ऐसे 83,000 वोट इनके होते, फिर भी पिछली बार कह दी हम देखे 95,889 वोट मिले थे बलवंत वानखड़े। वो प्रथा लग रहा है कि मुझे बलवंत वानखड़े और उबाटा के महाविकास आघाड़ी के वोट वहां पर है। इस बार जो वहां पे लड़ाई लड़ी है शिंदे, एकनाथ शिंदे के जिसने लड़ी, यानी बीजेपी को जो सीट जानी चाहिए थी रमेश बुंदेले की, वो शिंदे के पास में चली, क्योंकि पहले जी। भी यूपी में यह सीट शिवसेना के पास में थी। परंपरागत 3 बार वहां पे चुनकर आए हैं। अभी ये रमेश बुंदेले बागी भी बोल सकते हम भाजपा के, और युवा स्वाभिमान के टिकट से खड़े। अब इन लोगों, ये दोनों, क्योंकि रमेश बुंदेले भाजपा के और सीमा साबड़े, ये दो तरफ वोट बंटवारे हो गए, जिसमें एक अभिजीत अरसुल है और रमेश बुंदेले खुद है। ये दोनों में 83,000 वोटों का बंटवारा, और 95,000 वोट एक तरफा, जैसे पिछले बार के देखते तो वही स्थिति कायम रहती है वहां पे। तो 95,000 वोट पिछले बार बलवंत गानकोड़। यदि हम इसमें लोकसभा की भी बात करते हैं तो लोकसभा में जो दरियापुर का प्रतिशत था, 87,000 वोट बलवंत वानखड़े को मिले थे, और 79,000 79,000 नवनीत राणा को लिए थे। बीजेपी यहाँ पे भी पीछे थी, और यहाँ बीजेपी के समर्थन से 2 उम्मीदवार है, तो यहाँ बहुत प्रबल दावेदारी बनती है महाविकास आघाड़ी की, और चुन के आने के भी चांस बनते हैं। इसलिए हमारी वहां से जो रिपोर्ट आई है कि दरियापुर से, वहां से महाविकास आघाड़ी की उबाटा की सीट निकल रही है। आप दरियापुर के बारे में देखिए, दरियापुर में आपने बताया कि पिछली बार के विधानसभा चुनाव में 95,000 वोट लिए थे कांग्रेस के वानखेड़े, जी और वही जब लोकसभा लड़ते तो 87,000 वोट लेते हैं। जी तो ये जो 7-8 हजार वोट का जो उनका डिप्रिशिएशन कहेंगे हम उसे, ये जो कम हुआ है, हमें ये क्या इसके बाद के आने वाले विधानसभा चुनाव में भी उसका कुछ इफेक्ट एक हुआ बार कि बताना वो भूल गया कि जब दरियापुर में प्रहार का भी उम्मीदवार थे जी दिनेश बुक, जिन्होंने 20,000 वोट वहां पर लिए हाँ हैं, और आनंदराज आम्बेडकर उन्होंने 6,000। तो ये जो नहीं, वो कांग्रेस बिल्कुल सही, से कांग्रेस से समर्थित जो वोट है, समर्थित, लेकिन हाँ अभी आप देखिए कांग्रेस का वहां से कोई उम्मीदवार नहीं है, जी एक है। लेकिन सिर्फ कांग्रेस या उबाटा इसके लिए मुझे लगता है वह प्लस पॉइंट है। लेकिन अब और एक बात बोले कि वाक बाजार भी एक वहां पर जो लड़ रहे हैं जी जी वंचित से, तो वो वंचित का वो कितने वोटों में सेंध लगाते हैं, वो भी देखने लायक रहेगा। लेकिन फिलहाल के परिदृश्य में ऐसा लग रहा है कि लौटे जो वहां के वो विकास वो वाघ पांजर जीतना जो आसान वोट लग रहा लेंगे, है। देखिए आनंदराज आम्बेडकर के वोट है, अन्य 4,900 वोट मिले थे, प्लस कांग्रेस के वोट बैंक में, यानी उबाटा के वोट बैंक में थोड़ी सेंध लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी इतनी सेंध नहीं है कि वो जीत हाँ, तक पहुंच सके। हालांकि देखिए चौरंगी बिल्कुल लड़त वहां पे है। ये भी रेस में है, अपने रमेश बुंदेले रेस में है, वाघ पांजर भी वाघ वहां पर पंजर भी रेस में। वंचित से। लेकिन देखिए वो जो, क्योंकि उसका एक एज मिल रहा है उबाटा को, जी उबाटा इसलिए एज में ले रही है क्योंकि उबाटा का विरोध करने वाले वहां पे कम है। जी इट जी मींस इसलिए कि महाविकास आघाड़ी का एक वहां पर इकलौती सीट है। जी जी लेकिन वही अगर हम देखें, यदि हम बात करें रमेश बुंदेले के, वो बीजेपी के कैंडिडेट, बीजेपी के वैसे विधायक रह चुके हैं, उनका लड़ना एक उनका अपना वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस तो शिवसेना का वोट बैंक वो कुछ करेंगे, कम करेंगे। तो इसलिए वहां पे दरियापुर में ऐसा लग रहा है कि लौटे आसानी से जीत जाएंगे, ऐसा अभी तो फिलहाल लग रहा है। मेलघाट की बात करें, मेलघाट में देखिए 72-73% वोट होना, ये दरियापुर के बाद हम मेलघाट की बात करें, एक छोटे से ब्रेक के बाद में आते हैं वापस। बाद में सारे विधानसभा जितने भी है, सभी विधानसभा की आज आपसे चर्चा करेंगे कि कहाँ कहाँ क्या, जो हमने आपके पास में
3 बीजेपी, 2 अपक्ष, 1 राष्ट्रवादी, उबाटा और कांग्रेस, ये जो संभावनाएं बताई है, इस सब पर भी चर्चा होंगी। साथ में परिमल भी ये अमरावती जिले के बारे में क्या कहते हैं और संजय जी भी इसके बारे में क्या कहते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः आपके पास आते हैं। और जिस प्रकार मुझे लगता है कि पर्याप्त है। अनिल देशमुख जी ने ये उम्र में ऐसी चुनाव जीतने के लिए सहानुभूति के निर्माण करने के लिए जो स्टंटबाजी की है, मुझे लगता है इसमें कोई मतलब नहीं है। अनिल बाबू से ऐसी अपेक्षा नहीं है। चुनाव जीते हारे ये अलग बात होती है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए ऐसी क्लुप्तियाँ करना, इस प्रकार से नौटंकी करना, नाटकबाजी करना, ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है जिस प्रकार से उन्होंने किया है वो बुमरांग होगा और वहाँ की जनता महायुति को, चरण ठाकुर को मतदान करेगी। मध्ये येतो एक MSCBचा काढा, एम्प्लॉय काढा चालते. जाने देना मंगे जाओ जरा अरे वसंत रास्ता खोल लो, ये बीच में तुम लोग हो ना. ए आतिश आतिश बाजूला तुमचं काय झालं? वसंतच्या मागणीवर